हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ अल्फा डिसइंटीग्रेशन। तो अभी तक हमने रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, तो उससे हमें जो है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें कहाँ से पता चला था, रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो हमने देखा जो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना, ये प्रोटोन न्यूट्रॉन जो है ना एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड है और क्या बना रहे हैं बच्चे, न्यूक्लियस बना रहे हैं किसी भी एटम का। ठीक है ना, तो ये जो टाइटली बॉन्डेड है ये क्या बनाते हैं बच्चे, न्यूक्लियस बनाते हैं एटम का। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि अभी तक हमें न्यूक्लियस स्ट्रक्चर से ये पता चला कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है ना, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और बच्चे द फोर्स दैट होल्ड द न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस दैट फोर्स इज योर न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, तो बच्चे हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर है, तो यानी कि कुछ ना कुछ जो है फोर्स है जो इन्हें जो है बाइंड करके रखी हुई है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो फोर्स है दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज आल्सो, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज योर शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है ना, ये कैसी फोर्स है बच्चे, शॉर्ट रेंज फोर्स है। यानी कि जो न्यूक्लियस फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, और वो कहाँ तक लाई करती है बच्चे, आपके ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर का रेडियस है वहाँ तक जो है ये फोर्स जो है वो उसकी रेंज है। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ जो है न्यूक्लियर के रेडियस तक ही ये कह सकते हो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज योर शॉर्ट रेंज फोर्स, और उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूक्लियस के रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ से बच्चे हमें एक चीज़ ये पता चली कि जो न्यूक्लियर फोर्स है कि हम ये बोल सकते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को एक दूसरे के टाइटली बॉन्ड करके जो है न्यूक्लियस के अंदर हमें रखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चे अल्फा डिसइंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्यों होता है, कि अगर मान लो कोई भी न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कितने हो जाते हैं, 210 से ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो अगर Z जो है अगर 82 से ज़्यादा हो जाता है, तो एक पेरेंट न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, और उस स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपने साइज़ को रिड्यूस कर देता है, और जब साइड को रिड्यूस करता है तो वो क्या करता है बच्चे, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है बच्चे। वो किस में टूट जाता है, डॉटर न्यूक्लियस में, और क्या अल्फा पार्टिकल जो है एमिट करता है और कुछ ना कुछ क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका जो हमारे पास अगर मान लो XAZ है, ठीक है, वो किस में टूटा बच्चे, डॉटर न्यूक्लियस में, तो उसका जो उसने क्या एमिट किया, हीलियम-24 एमिट किया, तो उसका जो मास नंबर है दैट विल बी रिड्यूस बाय 4 A-4, और Z किससे रिड्यूस हो जाएगा, Z-2 से। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है ये कैसे हुआ है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे हमारे पास क्या था कि हम यहाँ पे बच्चे हमने मान के चला कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या होता है बच्चे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह से, यानी कि न्यूक्लियन से मिलके बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, इस तरह से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर मुझे बताना है कि ये जो हीलियम पार्टिकल है यानी कि अल्फा पार्टिकल जो है इसमें से निकला है, तो कैसे बता सकती हूँ कि जो हमने यहाँ पे मान के चला कि ये जो है दो प्रोटॉन, जो हीलियम न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस है XAZ, ठीक है ना, इसमें से क्या निकला है बच्चे, आपका क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, यानी कि उसमें क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली टाइटली बॉन्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, दो प्रोटॉन होते हैं और दो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी गई कि हमारा जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो है पहले से क्या होते हैं बच्चे, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। जब टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो जो है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पहले से क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है तो ये क्या हो जाता है बच्चे, अल्फा पार्टिकल जो है निकलते हैं एज अ डिस्क्रीट पार्टिकल। ठीक है ना, एक सिंगल पार्टिकल की फॉर्म में वो निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे यही कह रखा है कि जो अल्फा डिसइंटीग्रेशन है उसमें क्या होता है बच्चे, इससे हमें ये पता चला कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या कर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक क्लस्टर बना के रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो है न्यूक्लियस के अंदर पहले से ही जो है दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन जो है टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और वो क्या बना के रहते हैं बच्चे, क्लस्टर बना के रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, एक डिस्क्रीट पार्टिकल, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, सेकंड बार डिसइंटीग्रेशन होगा तो दूसरा अल्फा पार्टिकल निकल गया, इस तरह से बच्चे। ठीक है, तो डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह निकलते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है पहले से ही दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो है
का पेयर पहले से ही क्या करता है बच्चे, एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और बाकी जैसे ही वो टूटते हैं तो वो क्या करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल जो है अपने में से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ और हमें पता चली कि मैंने क्या बोला, ये पहले से ही अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल का क्लस्टर जो है वो पहले से ही जो है न्यूक्लियस के अंदर प्री एग्जिस्ट करता है। अब बच्चे एक चीज़ और है यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फोर्सेज हैं दैट इज़ योर शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये है कि जो जैसे जैसे जो है आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो है न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ बच्चे, ये सेंटर है, ये आपका आर जो है, मान लो न्यूक्लियस का रेडियस है, ठीक है ना, इसको आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लो, और स्मॉल आर मान लो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे यानी कि अल्फा पार्टिकल जो है सेंटर पे मैक्सिमम फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। यानी कि अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे जो है आर सेंटर से मूव करेगा वैसे वैसे जो है न्यूक्लियर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस वो क्या होती जाएंगी बच्चे, डिक्रीज होती जाएंगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर का सरफेस, जहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। उस पॉइंट पे बच्चे एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जहाँ पे हमारा रेडियस जो है यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चे, न्यूक्लियर सरफेस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस के रेडियस के इक्वल हो जाएगा। उस पॉइंट पे बच्चे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, बैलेंस कर जाएंगी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस में, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे जो अल्फा पार्टिकल जो है सरफेस पे आएगा न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस किसको बैलेंस कर जाएंगी बच्चे, न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्सेस को बैलेंस कर जाएंगी, ठीक है। और आगे बच्चे क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियस यहाँ, तो हम इस न्यूक्लियस को इस तरह से देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का एक इंटरनल पार्ट है और एक आउटसाइड द न्यूक्लियस है। जैसे ही इंटरनल पार्ट है वहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही है। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है इस आर डिस्टेंस को यानी कि न्यूक्लियर के सरफेस को छोड़ के जाएंगे वैसे ही उस पर कौन सी फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, आपकी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस लगनी शुरू हो जाएंगी। तो हम जो है इस यहाँ से जैसे ही इस आर रेडियस को वो कवर करेगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लगेंगी बच्चे, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। तो हम जो है इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आर, ये एक तरह से जो है अगर अल्फा पार्टिकल जो है उसे न्यूक्लियस से बाहर निकलना है तो उसे जो है इस बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बैरियर को जो है क्रॉस करना पड़ेगा। तो और ये जो बैरियर होगा उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, न्यूक्लियर के रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। इस बैरियर का पोटेंशियल कितना होगा, न्यूक्लियर के रेडियस के इक्वल होगा। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लगेंगी, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी। और हमें पता है कि कूलम रिपल्सिव फोर्सेस जो होती है, अगर मतलब कूलम पोटेंशियल अगर लगेगा तो उस केस में हमें पता है कि जो पोटेंशियल है दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे जो है न्यूक्लियर सरफेस से आगे बढ़ेंगे तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस लगनी शुरू हो जाएंगी। अब बच्चे रिपल्सिव फोर्सेस मतलब कैसे लगेंगी, तो मान लो पहले क्या था, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर था, ठीक है, उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही थी। और अब क्या हुआ, जैसे ही उसने इस पोटेंशियल को पार किया तो वो डॉटर न्यूक्लियस और किस में स्प्लिट हो गया बच्चे, अल्फा पार्टिकल में स्प्लिट हो गया। तो डॉटर न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होता है। और हीलियम के ऊपर भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कूलम क्या लगेंगी, रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा तो उसके ऊपर जो है कैसी फोर्सेस लगनी शुरू हो जाएंगी, आपकी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस लगनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे कि जो बैरियर हमने कंसीडर किया था, पहले तो यहाँ से यही लिख लेना कि जो इंटरनल पार्ट है वो आउटर पार्ट से एक बैरियर की तरह जो है सेपरेटेड है, ठीक है। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है उसकी मान लो पोटेंशियल आर इज इक्वल टू आर है, जो बैरियर है उसका पोटेंशियल कितना है, आर इज इक्वल टू आर। जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर आएगा तो उसके बीच में कैसी रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी। और रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में होंगी बच्चे, इसको कहते हैं बच्चे रेजिड्यूल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि रेजिड्यूल न्यूक्लियस यानी कि डॉटर न्यूक्लियस और जो अल्फा पार्टिकल है उसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपकी कैसी लगेंगी, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे अल्फा पार्टिकल को वेरियस डिस्टेंसेस पे दिखाया हुआ, मान लो डिफरेंट डिस्टेंस पे हमने जो है एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो यहाँ तक तो बच्चे क्या था, हमने पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट किया है। अब बच्चे यहाँ तक तो क्या है, न्यूक्लियर सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या है, न्यूक्लियर सरफेस है, ठीक है। और जैसे ही सरफेस यानी कि जब डिस्टेंस जो है
न्यूक्लियस सरफेस के इक्वल हो जाएगा, आप मेरे यहाँ से इस डायग्राम से समझो, जब डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस सरफेस के इक्वल हो जाएगा तो r इज इक्वल टू आर, और जैसे ही हम r से आगे बढ़ेंगे तो कूलम बैरियर को क्रॉस करके जब पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लगेंगी, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, वी आर इज इक्वल टू 2z माइनस 2 इंटू ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बाय में r भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे r कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे क्या रखा है, मान लो पोटेंशियल जो है अगर मैं लिखना चाहूँ आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, तो अगर जो भी पोटेंशियल है वो न्यूक्लियस के बाहर अगर मैं कंसीडर करूँ अल्फा पार्टिकल का, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की लिखनी है आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो वो क्या होगी बच्चे। तो आपको पता है आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है आपके पास क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है, और क्या है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेज लगेंगी, दो चार्जेस के बीच में क्या लग रही है, रिपल्सिव फोर्सेज लग रही है। वो क्या होती है, Q इंटू Q1 इंटू Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही करते थे बच्चे आप। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, इसका चार्ज क्या होगा बच्चे, z माइनस में 2 इंटू ई, ठीक है, और इसका चार्ज क्या होगा बच्चे 2e प्लस 2e, ठीक है, और इसका भी प्लस z माइनस में 2 इंटू ई, बाय में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस क्या बच्चे आपका r, ठीक है, डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम r, ठीक है ना, सेंटर से जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ले रहे हैं दैट इज योर r, स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे, और ये स्मॉल r है दैट इज विल बी ग्रेटर देन r, ठीक है ना, वो क्या होगा r से बड़ा होगा। तो यही मैंने लिखा था z माइनस में 2e इंटू 2e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो हम ये भी लिख सकते हैं बच्चे z माइनस में 2 इंटू 2e स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो r जो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से इस पॉइंट तक का, वो क्या है, ग्रेटर देन है न्यूक्लियर के रेडियस से। तो यहाँ तक बच्चे हो जाएगा। तो z माइनस 2 मैंने बता दिया डॉटर न्यूक्लियस है, एप्सिलॉन और परमिटिविटी है, और वी आर हमारा पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वो पोटेंशियल को हमने किस कर्व से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए बी कर्व से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ से बच्चे आप देख सकते हो इसको हमने किस रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए बी कर्व से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है, अब देखो अब क्या हुआ, जैसे ही वो उसने कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थी उसको ओवरकम करके रिपल्सिव फोर्सेस में कन्वर्ट हुआ, एक तरह से ट्रांजिशन हो रहा है अट्रैक्टिव पोटेंशियल से रिपल्सिव पोटेंशियल में, ठीक है ना। और वो ट्रांजिशन हो कहाँ रहा है, जब न्यूक्लियर के सरफेस से, ठीक है ना। तो द कूलम पोटेंशियल हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एट पॉइंट बी। देखो यहाँ तक जो है कूलम पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी, यानी कि जो पोटेंशियल है यहाँ तक मैक्सिमम होगा इस बी पॉइंट तक, जब आर हमारा आर तक होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे मैक्सिमम हाइट लिखनी है पोटेंशियल बैरियर की, तो वो क्या होगी बच्चे, वी आर। तो वो कहाँ तक मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ तक लाई कर रहा है, जब आर हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से न्यूक्लियस तक का, वो कहाँ होगा, आर रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक जो है न्यूक्लियस रेडियस तक के जब इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, तब जो है मैक्सिमम पोटेंशियल उसके ऊपर लगेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस आर के अंदर कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो वी आर इज इक्वल टू 2z माइनस 2 ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे यूरेनियम के केस के लिए मान लो मैंने मैक्सिमम हाइट निकालनी है पोटेंशियल बैरियर की, तो वो मैंने निकाली हुई है 2 इंटू जेड माइनस 2 यानी कि 92 माइनस 2 यानी कि 90 इंटू ई स्क्वायर, आपको पता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 का होल स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 इंटू 10 पर 9। और आर की वैल्यू बच्चे क्या है हमारे पास, रेडियस है न्यूक्लियस का, तो हम 10 पर माइनस 14 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चे हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है हाइट जो है पोटेंशियल बैरियर की इन केस ऑफ यूरेनियम निकल के आई कितनी, 26 MeV, ठीक है। तो हाइट जो है पोटेंशियल की कितनी निकल के आई बच्चे, 26 MeV। यानी कि बच्चे जो भी अल्फा पार्टिकल है उसको जो है, जो भी अल्फा पार्टिकल अगर इसमें से निकलना चाहता है, इस बैरियर को क्रॉस करके जाना चाहता है, तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली जो है 26 MeV होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे इस न्यूक्लियस में से जो है अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाता है। तो क्लासिकली ये देखा गया बच्चे, हमने बहुत सारी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, ठीक है ना, उससे पता चला कि अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है ना, वो कितनी निकल के आती है, 4 से लेके कुछ 10 MeV तक लाई करती है। यानी कि जो भी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी से कितनी होती है, 4 से 10 MeV होती है। और आप कह रहे हो कि जहाँ पे अल्फा पार्टिकल को इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, 26 MeV चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी की रेंज 4 से 10 है, पर आप क्या कह रहे हैं, उसे बैरियर, अब कोई हाइट हमें दे दी, इस हाइट को मुझे क्रॉस करना है, ठीक है ना, इस हाइट को मुझे क्रॉस करना है, ठीक है, और मान लो वो 26 फीट ऊपर है, ठीक है, और आप 4 फीट की बात कर रहे हो
कि वो 4 फीट ही बाहर लेके आ रहा है एनर्जी। तो कैसे हो सकता है कि 26 MeV उसको बैरियर, इतनी एनर्जी चाहिए तभी अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, और हम देख रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी इस रेंज में है। तो बच्चे क्लासिकली ये बोला गया कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप जो कह रहे हो ना कि अल्फा पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी हम देखते हैं वो 4.18 आ रही है, ठीक है, एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की इतनी होती है, और आप कह रहे हैं उसको बैरियर क्रॉस करना है 26 MeV, जो कि 7 टाइम्स है जो एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्लासिकल थ्योरी, ठीक है ना। क्लासिकल कहता था आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि जो भी अल्फा पार्टिकल जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, वो बाहर आ ही नहीं सकता। अगर उसे बाहर आना है उसकी एनर्जी तो 4 MeV है, वो कैसे 26 MeV का 26 MeV का बैरियर क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। तो क्लासिकली जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो क्लासिकल थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 4 MeV है और उसे बैरियर क्रॉस करना है 26 MeV का। तो बच्चे इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास इफेक्ट आया था दैट इज योर क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा डीके, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी ने इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, और दैट क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय इस पैराडॉक्स को कि जो अल्फा पार्टिकल है उसकी एनर्जी 4 MeV है और उसे क्रॉस करना है 26 MeV का। तो ये जो है पोटेंशियल बैरियर की जो प्रॉब्लम थी गमो कार्डन एंड गार्ने ने 1928 के अंदर जो है सॉल्व की थी। उन्होंने बोला कि जो मोशन अल्फा पार्टिकल का उसको हमें जो है कैसे ट्रीट करना चाहिए, जो अल्फा पार्टिकल जो है उसके मोशन को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, बाय वेव मैकेनिक्स ट्रीट करना चाहिए। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है दैट इज बेसिकली जो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या है बच्चे, एक वेव है, ठीक है। अगर हम वेव की तरह उसे ट्रीट करें तो हम बोल सकते हैं देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल पेनिट्रेट दिस पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स यही तो कहती है, हमने इतनी सारी एप्लीकेशंस करी, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हमने सॉल्व करी, तो वहाँ से हमें ये सारा तो आइडिया मिलता है। तो वेव मैकेनिकल से तो हम ये बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल की इस रीजन के अंदर आने की, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह सकती है कि हम जो है मान लो जो भी अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम जो है उसकी अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, बाय वेव फंक्शन, ठीक है ना। वेव फंक्शन हमें क्या बता देगा, प्रोबेबिलिटी बता देगा कि अल्फा पार्टिकल की इस रीजन के अंदर होने की, ठीक है, एज इट्स डिस्टेंस इज लेस देन r, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, मान लो ये जो था हमने क्या कंसीडर किया, अब आपको यहाँ से देखना है बच्चे, यहाँ तक तो r रेडियस है, ठीक है ना। हमने क्या कंसीडर करके चला है, जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर एज अ वेव है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एज अ वेव है। तो वेव है उसको हम पार्टिकल की पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे, बाय वेव फंक्शन, ठीक है। अब जब उसकी वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू r है, उसके बाद क्या होगा बच्चे, जैसे ही कुछ डिस्टेंस हम आगे की बात करते हैं, सेंटर से हम कोई r1 डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं, तो उस केस में जो है यूरेनियम के केस में जो वैल्यू निकल के आती है r1 की, वो आती है 5 × 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। और r हम ये भी कह सकते हैं 1 × 10⁻14 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं r1 माइनस r अगर मैं निकालूँ तो वो जो है r1 माइनस r निकालूँ तो वो हमें क्या दे देगा बच्चे कि कितनी थिकनेस है बैरियर की जो अल्फा पार्टिकल को क्रॉस करनी है, ठीक है ना। तो इस बैरियर की थिकनेस कितनी है जो अल्फा पार्टिकल को क्रॉस करनी है। अगर ये थिकनेस अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर लेता है तो हम ये बोल देंगे बच्चे कि जो है कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के बाहर होने की, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आउटसाइड द पोटेंशियल वेव फंक्शन इज अगेन ऑसिलेटरी। अब देखो यहाँ तक तो है कि इस रेंज तक उसको इतना थिकनेस उसमें पार करनी है, जैसे ही वो थिकनेस पार कर लेगी तो कुछ ना फिर से दोबारा से जो है जो हमारे पास जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ठीक है, उसने मान लो ये थिकनेस जो है जो बैरियर की थिकनेस उसको क्रॉस किया, अगेन जो पार्टिकल जो है बाहर निकलेगा न्यूक्लियस के, जब बाहर निकलेगा तो उसका क्या होगा, दोबारा से वो कैसा फंक्शन होगा, ऑसिलेटरी फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कि ऑसिलेशन शो करेगा, आप कह सकते हो वेव होगा, वेव की तरह ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के बाहर होने की। और ये जो है यूनिक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, टनल इफेक्ट। इसको क्या कहेंगे बच्चे, टनल इफेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने यही चीज़ देखी कि जो भी अल्फा पार्टिकल आया वो हमने उसको वेव फंक्शन की तरह ट्रीट किया और उसकी जो है
पोजीशन कौन बताएगा, वेव फंक्शन। फिर बच्चे यहाँ तक जो है इस पॉइंट तक r1 डिस्टेंस तक जो है जो हमारे पास बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है, उसकी थिकनेस हमने कैलकुलेट करी इन केस ऑफ यूरेनियम, और वो निकल के आई 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। और जैसे ही वो इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा तो अगेन उसका फंक्शन कैसा हो जाएगा, वेव फंक्शन का, वेव पार्ट अल्फा पार्टिकल है उसका वे फिर से क्या हो जाएगा, वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वो टनलिंग इफेक्ट जो है इसको कह सकते हैं शो कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने मान के चला जो बैरियर है, ठीक है, हमने जो है कूलम जो है हमने कंसीडर करके चला 1 डायमेंशनल कूलम पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो हमने 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर हमने कंसीडर करके चला, आपने 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम हमने कंसीडर करी थी, सेम यहाँ पे जो है हम कूलम बैरियर कंसीडर करेंगे, ठीक है, जिसकी जो हमारे पास जो बैरियर है उसकी विड्थ कितनी है, a है, और हाइट कितनी है, v0 है, ठीक है। दैट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ तक जो है बच्चे काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है ना, जो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ था उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इस पॉइंट तक थी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे यही कह रखा है कि अगर मैं इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करूँ तो वो कैसे होगा बच्चे, इस तरह से आप इसे समझोगे कि मान लो ये जो अल्फा पार्टिकल हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर था, ठीक है, उसने क्या किया, इस विड्थ ए की पोटेंशियल को क्रॉस करना है, ठीक है, और इस विड्थ को क्रॉस करके वो क्या होगा, बाहर से द्वारा से क्या होगा, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि वो इस विड्थ को क्रॉस करके वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो x0 से xa तक जो है पोटेंशियल है हमारे पास v0, ठीक है। यहाँ तक जो है वेव फंक्शन ψ1, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन है दैट इज योर ψ2, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन है दैट इज योर ψ3, ठीक है। तो अब मुझे इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या कहूँगी बच्चे कि जो हमारे पास फर्स्ट रीज़न की अगर मैं बात करूँ, रीज़न 1 की अगर मैं बात करूँ, रीज़न 1 की बात करूँ, तो अगर मुझे पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, हमारा 0 होगा, ठीक है ना। रीज़न 1 के अंदर जो है पोटेंशियल हमारा 0 होगा जब x हमारा लेस देन क्या होगा, 0 होगा। जब x जो है लेस देन 0 लेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर रीज़न 2 की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला उसे क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल को क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, v0 होगा, और x की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से a तक लाई कर रही है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से a तक लाई कर रही है। ऐसे ही रीज़न 3 की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही वो इस पोटेंशियल को क्रॉस कर लेगा देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल जो है विल पेनिट्रेट थ्रू दिस पोटेंशियल बैरियर। तो उस केस में अगेन पोटेंशियल विल बी रिड्यूस टू 0, पोटेंशियल फिर से कुछ नहीं होगा, और x की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ग्रेटर देन a होगी, ठीक है ना। जैसे ही वो a विड्थ को क्रॉस कर लेगा फिर से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम हमने बहुत सॉल्व की हैं, ठीक है। तो अगेन मैं वही चीज़ बता रही हूँ आपको, जो भी आया, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट रीज़न के अंदर फिर से ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, और जैसे ही वो क्या कर लेगा बच्चे, इस पॉइंट को, जो इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा, जो कि बैरियर कितना है बच्चे, Vx यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बैरियर कितना है, Vx इज इक्वल टू V0। तो वैसे ही पार्टिकल फिर से कैसा मोशन शो करने लग जाएगा रीज़न 3 के अंदर, दैट इज़ योर कह सकते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना, जैसे ही वो इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा। तो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x क्या है, a है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमने पोटेंशियल वर्सेस x लगाया हुआ। अब आपको पता है कि हमें जो है इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है ना। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे मैं लिखूंगी। तो फॉर फर्स्ट केस के लिए जो है हम जब सॉल्व करेंगे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, तो हमें पता है वैसे भी, अगर यहाँ पे जो वेव फंक्शन है डैट इज योर ψ1, एक का मैं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो ψ1 प्लस में क्या हो जाएगा, e माइनस में v इंटू ψ1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यही स्क्रॉडिंजर फर्स्ट वेव इक्वेशन होती है। तो यहाँ से बच्चे e माइनस में v क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो e ψ1, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है e ψ1 जो हमारा 0 हो जाएगा, और e की वैल्यू भी हम क्या लिख सकते थे, जो हम k1 कैलकुलेट करते थे 2me बाय में h कट स्क्वायर, तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। तो जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएंगी जब स्क्रॉडिंजर वेव को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर ψ1 बाय में डी एक्स स्क्वायर प्लस में k1 स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ψ2 माइनस k2 स्क्वायर ψ2 इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास जो है फिर से क्या हो जाएगा, k1 वेव फंक्शन था प्रोपगेशन कांस्टेंट, यहाँ पे k2 और फिर से अगेन ऑसिलेटरी, तो k1 का स्क्वायर इंटू ψ3। तो k1 हमारे पास है बच्चे, k1 का स्क्वायर दैट इज 2m। अब हम क्या लेते थे बच्चे, 2me बाय में h कट होता था ना k1। तो यहाँ से बच्चे e जो है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसको t से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से k2 हमारे पास निकल के आ जाएगा 2m बाय में h कट स्क्वायर v0 माइनस में t, ठीक है।
तो यहाँ से बच्चे हमने जो पोटेंशियल कंसीडर किया वो लिख लिया आपने, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साई 1 इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या होगा, ए ई की पावर आइटा k1x प्लस में बी ई की पावर माइनस आइटा k1x। ऐसी साई 2 हमारे पास निकल के आएगा सी इंटू ई की पावर माइनस k2x प्लस में डी इंटू ई की पावर k2x। ऐसी साई 3 हमारे पास क्या निकल के आएगा, एफ ई की पहले आएगा ई इंटू ई की पावर आइटा k1x, मतलब जो साई 3 है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एफ इंटू ई की पावर आइटा k1x। यहाँ पे पहली एक फंक्शन को जीरो कर रखा है, ठीक है, वो आपको पता है, बहुत अच्छे से आप कर चुके हो इन चीज़ों को। तो यहाँ से बच्चे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वेव जो है, फर्स्ट फंक्शन हमें बता रहा है कि जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है ना, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और साइड 2 जो सेकंड पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हुई वो, ठीक है। ऐसी साई 1 जो है फ्रॉम द वेव फंक्शन जो है इंसिडेंट ऑन द बैरियर फ्रॉम लेफ्ट, और सेकंड जो है रिफ्लेक्टेड वेव। ऐसी साई 3 के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, वेव ट्रैवलिंग टू द राइट, ठीक है ना। और हमें पता है एक वेव ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो नहीं रही, तो एक फंक्शन हमारा जीरो पहले से लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको बहुत अच्छे से पता है हम ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है साई ट्रांसमिशन का स्क्वायर बाय में साई इंसिडेंट का स्क्वायर जो है वो हमें क्या देते हैं, मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हमें पता है साई ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय साई इंसिडेंट, तो क्या बताता है बच्चे, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट देता है, ठीक है। हमें पता है ना एम्पलीट्यूड जो है ऑफ इंसिडेंट ट्रांसमिटेड बाय में, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंस हमें क्या देता है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट दे देता है, ठीक है ना। तो बच्चे हमने जो है ए और एफ हम इवेल्युएट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे जो हमने ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हमने जब कैलकुलेट किया, आपको कुछ डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हमने जो कैलकुलेट किया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन की कितनी प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की, आप कह सकते हो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, ठीक है ना। जो हमने कैलकुलेट किया वो निकल के आया 16t v0 माइनस में t बाय में v0 का स्क्वायर ई की पावर माइनस 2k2a। तो इसके आगे क्या कह रखा है कि ई जो है हमने बहुत ज़्यादा छोटा लिया v0 से, ठीक है ना। एनर्जी हम मान के चल रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन द पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम ना मान के चलते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या करता है कि जो बैरियर पे आता है बार बार क्या करता है, इसको हिट करता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या करता है, इस बैरियर को क्या करता है, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियर के सरफेस को क्या करता है बच्चे, बार बार हिट करता है, ठीक है। तो वो जिस वेलोसिटी से, मान लो किसी v वेलोसिटी से आया और उसने जो है हिट किया वॉल को, कितने टाइम्स किया, v बाय में 2r टाइम्स, ठीक है ना, पर सेकंड, ठीक है ना। वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस क्या हमें मिल जाता है बच्चे, वेलोसिटी तो इतने टाइम्स जो है पर सेकंड जो है उसने क्या किया, वॉल को हिट किया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को मान लो जैसे जैसे वो हिट करता जा रहा था, हिट करता जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी हमने मान ली कि जो है कुछ ना कुछ जो है अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या कर गया, लीक कर गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो है कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी थी कि अल्फा पार्टिकल क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया, न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल मान लो स्ट्राइक कर रहा था बैरियर को, ठीक है। और जब वो निकला उसकी क्या हमें प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे उसको, एस्केप प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। उससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है जब निकलेगा तो क्या होगा बच्चे, डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है ना, और क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल बनेगा, ठीक है ना, पेरेंट में से निकलेगा। तो डीके कांस्टेंट जो है हमें क्या मिल जाएगा, डीके कांस्टेंट बेसिकली कि कितना जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना, जब न्यूक्लियस जो है टूटता है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो भी अल्फा पार्टिकल है वो बार बार वॉल को स्ट्राइक कर रहा था और v वेलोसिटी से आया, और वो v बाय में 2r टाइम्स पर सेकंड जो है वो बार बार जो है स्ट्राइक कर रहा था, और बहुत ज़्यादा टाइम जो उसने स्ट्राइक किया। तो हमने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है बहुत बार स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, तो उसकी न्यूक्लियस से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें मिली। उससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, डीके कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे प्रोबेबिलिटी जो है डीके की वो क्या निकल के आई, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय में 2r इंटू 16t v0 माइनस में t बाय में v0 स्क्वायर ई की पावर माइनस k2a इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, हम 1 से ग्रेटर मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे डीके कांस्टेंट हमारे पास निकल के आया वो इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसमिशन हुई और इनटू जितने टाइम्स वो स्ट्राइक कर रहा था, तो उससे हमें क्या निकल गया कि पार्टिकल की बाहर आने की प्रोबेबिलिटी निकल गई, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या होगी, जितनी टाइम उसने स्ट्राइक किया इनटू जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो, ठीक है। तो एल एंड लैम्डा क्या हो गया बच्चे,
हमने लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से ln लैम्डा इसका लॉग करेंगे तो क्या आ जाएगा -2k2a प्लस ln ऑफ दिस पूरी टर्म, ठीक है ना। तो इस पूरी टर्म का क्या हो जाएगा ln 16t बाय में v नॉट। और बच्चे इसको अच्छी तरह से अरेंज किया, यहाँ पे लिखा 1 माइनस में t बाय में v नॉट, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ln लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से बच्चे जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, वो ये वाली जो टर्म थी ना, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये टर्म हमने ड्रॉप कर दी। तो यहाँ से बच्चे जो टी आर है हमारे पास जो निकल के आया, बेसिकली जो टी आर जो है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास निकल के आती है, यानी कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो हमारे पास निकल के आता है, जो टी आर था वो ये था बच्चे। तो टी आर जो है हमारे पास यही है, सेम ही रहेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, तो हमारे पास से जो टी आर निकल के आएगा वो 16 k1 का स्क्वायर k2 का स्क्वायर बाय में k1 का स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस में 2k2a, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखो बच्चे, ये वाली वैल्यू मैंने आपको बोली दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अगर ये 1 से बड़ी है तो उस केस में जब एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में जितना इंक्रीज करता है ना, तो वो वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। हमने मान के चला ये जो हमारे पास जो कोफिशिएंट इसके साथ आ रहा है एक्सपोनेंशियल के साथ, हम मान के चलते हैं इसका यूनिट मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट मैग्नीट्यूड जब मैंने इसका ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टी आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में 2k2a, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को अगर हम मान के चल रहे हैं, ये इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल अगर किसी विड्थ a को और पोटेंशियल जिसकी हाइट v नॉट है उसको क्या करेंगे, कितने फ्रैक्शन है अल्फा पार्टिकल की, वो क्या कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमें क्या बता देंगे, कितनी फ्रैक्शन जो है अल्फा पार्टिकल की जो है न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल की जो है पेनिट्रेट कर गई है बैरियर को, ठीक है। अगर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं होता 0 से a में, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल। अगर ये हमारा कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह पे अगर फोर्स डिफरेंट एक्ट कर रही है, हर जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि हर अल्फा पार्टिकल आएगा अलग तरीके की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हर एक की अलग अलग होगी बाहर निकलने की, ठीक है ना, इस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को से बाहर निकलने की। तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, इसको बच्चे हम क्या कर सकते हैं, इसका समीशन ले लेंगे और हम इस छोटे छोटे स्टेप्स को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि मान लो एक अल्फा पार्टिकल है, उसकी कुछ और वो पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, सेकंड, तो इन सब का जो है ट्रांसमिशन अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 2k2a का क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने माना कि ये जो पोटेंशियल लग रहा है अल्फा पार्टिकल पे वो डिफरेंट है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है 0 से a रीजन में, ठीक है। तो हम मान के चल के हैं जो अल्फा पार्टिकल है वो निकल रहे हैं, तो कुछ सर्टेन ये कह सकते हो कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम होगी, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपोनेंशियल टर्म का समीशन करना पड़ेगा। और जब हम समीशन करते हैं, हम सबका ओवरऑल देखते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो टी आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में 2k2a इंटू डी एक्स, के टू इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है हमने हॉल कर लिया r से r1 तक, ठीक है। और यहाँ से बच्चे अगर मान लो जो रिपल्सिव फोर्सेज है अगर ग्रेटर देन ले रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की, तो उस केस में k2 को हम क्या पुट करते हैं, 2mv माइनस में k बाय में h कट, ये तो वैल्यू हमें पता ही है। तो जब हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो टी आर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2, इसकी वैल्यू क्या थी, 2mvr माइनस में k बाय में h कट, ठीक है ना। तो बच्चे हमारे पास 2 इंटू √2m बाहर ले लिया, h कट बाहर ले लिया, r को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं r से r1 तक इंटू डी एक्स, ठीक है। जब हम ये करेंगे, हमने क्या मान के चला कि जो अल्फा पार्टिकल है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो उसकी कुछ पोटेंशियल था v नॉट, उसने बार बार हिट किया, ठीक है ना, इस जो हमारा न्यूक्लियस सरफेस उसको हिट किया, यानी पोटेंशियल को हिट किया। और अगर हम सारों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, ठीक है ना, तो बहुत बार जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा था, तो एस्केप प्रोबेबिलिटी अगर मुझे क्या मिल जाता है, डीके कांस्टेंट मिल जाता है, वही सेम चीज़। तो यहाँ पे लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट बाय में 2r। अब इस केस में जो एस्केप प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल की बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी है, वो वी नॉट बाय में 2r, पहले हमने क्या ली थी, वो वैल्यू कंसीडर करी थी पहले 16, ये वाली टी इंटू वी नॉट माइनस में टी। अब क्या कंसीडर करेंगे बच्चे, ये वाली वैल्यू, तो हमने यही सेम चीज़ वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। तो यहाँ से बच्चे जो डी के कॉन्स्टेंट है, हेयर इज फाउंड टू बी अल्फा इज रिलेटेड। अब देखो जो डी के कॉन्स्टेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो पार्टिकल बाहर निकलने की, वो किससे रिलेटेड है बच्चे, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है।
और ये जो रिलेशन है जो गीगर न्यूटन लॉ जो दिया गया था उससे अलग है बच्चे। अब गीगर न्यूटन लॉ मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है, ठीक है ना, तो वो आपको अच्छी तरह से वहाँ से पता होना चाहिए कि उस केस में जो है रिलेशनशिप क्या आई थी लैम्डा और टी के बीच में, ठीक है। तो वो रिलेशन से और इसकी रिलेशन बिल्कुल डिफरेंट थी। तो हम ये कह सकते हैं इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है बैरियर को पेनिट्रेट करने की अल्फा पार्टिकल की, और चाहे अल्फा पार्टिकल की कम ही एनर्जी क्यों ना हो किससे, बैरियर से, फिर भी अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। उन्होंने बोला कि अगर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की एनर्जी से कम भी है ना, फिर भी अल्फा पार्टिकल क्या कर जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, ठीक है ना, तो ये एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो गया। तो द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ नॉन एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एज डीके कांस्टेंट मोस्ट डिपेंड अपॉन द। अब देखो यहाँ पे बच्चे, अगर मैं नॉन एक्सपोनेंशियल टर्म है यानी कि ये वाली जो बाकी टर्म है, जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नहीं है, ये वाली टर्म, इसमें अगर मैं एरर भी निकालूँ तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा डीके कांस्टेंट है दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन योर एक्सपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ से बच्चे प्लैंक कांस्टेंट जो है, अब देखो इस वाली टर्म में देखो प्लैंक कांस्टेंट हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा h 0 को अप्रोच करेगा तो आप ये कह सकते हो कि जो tr है वो 0 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो ये tr 0 हो गया, क्योंकि ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या था बच्चे हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, ये अभी निकल के आया ना, तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जो है ना बेसिकली h के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर h 0 को अप्रोच करेगा ना तो लैम्डा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। और लैम्डा 0 को अप्रोच करेगा तो हाफ लाइफ क्या होती है बच्ची, ये जो रिलेशन है ना अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए कि टाउ जो है वो कैसे डिपेंड करता है आपका 0.693 बाय में, यानी कि टी हाफ जो है वो 0.6393 बाय में लैम्डा था। तो हमारा जो टी हाफ है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, तो डीके हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, हाफ लाइफ क्या हो जाए, इन्फाइनाइट हो जाए, तो डीके पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसने बताई, क्लासिकल में ये सिचुएशन आ रही थी। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है बच्चे, अब तो डीके पॉसिबल है ना। अब हमने कैसा कंसीडर किया, रेक्टेंगुलर बैरियर कंसीडर किया है, अब हमने रेक्टेंगुलर बैरियर कंसीडर किया है, और उस केस में जो बैरियर है वी नॉट माइनस में टी, यानी कि बैरियर का पोटेंशियल माइनस में जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की वो हमने कैलकुलेट करी हुआ है 20 MeV। ए हमें पता है बैरियर विड्थ कितनी है, जो डायमीटर होगा न्यूक्लियस उसके इक्वल होती है, यानी कि 2r के इक्वल, 2 × 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो है वो हमारे पास टर्म निकल के आएगी वो 84 आ गई, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करोगे ना इनके अंदर, जो हमारे पास वी नॉट माइनस में टी, ये एक्सपोनेंशियल वाली जितनी भी टर्म है 2 बाय में h कट, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हमने सब्सटीट्यूट किया था, जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये 84 आएगा। ऐसी ही ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हम निकालेंगे तो वो 10⁻36 आ जाता है, ठीक है ना। तो वी नॉट बाय में 2r इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। जब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं ना, वी नॉट बाय में 2r, ठीक है ना, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे वो निकल के आएगा बच्चे 10 × 20, 10⁻20। तो यहाँ से बच्चे टी हाफ जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, 1 बाय में लैम्डा, तो 1 बाय में लैम्डा यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, तो h कट 1 बाय में लैम्डा करोगे तो h कट बाय में tr, और बाकी m इंटू इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो 4r²। जब हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे जो tr हमारे पास निकल के आएगा टी हाफ, वो निकल के आएगा 10⁻9 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हाफ लाइफ है वो बेसिकली सेम ही आ रही है यूरेनियम के केस में। तो हम ये कह सकते हैं जो टी हाफ हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है और जो थियोरटिकली हमें पता है कि टी हाफ निकल के आता है वो सेम है। तो ये भी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हैवी न्यूक्लियस में से डिसइंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी। कल हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके। तो अभी के लिए थैंक यू।